सो हे गाइस, दिस इज आयुष्मान मिसवारी और कंटिन्यू रखेंगे अब अपनी शॉर्ट नोट्स की सीरीज में। और आज अपन बेसिकली मैथ्स का चैप्टर कवर करेंगे जो कि होने वाला है टेंजेंट एंड नॉर्मल। मैथ्स है तो ये एक्सपेक्ट मत रखना कि मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले और जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अपन के जनरली जेई मेंस में पूछे जाते हैं वो अपन करने वाले हैं कवर। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोग ने इसको पहले पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा होगा तो यार उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है, बट ये शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो है तो इसमें अपन सारी चीजें कवर करेंगे। और उससे बड़ी बात, बस एक चीज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे एट द एंड तुम आराम से देख लेना। अगर एट द एंड तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। क्यों? क्योंकि यार मुझे अच्छा लगता है कि यार अगर लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट करके वो अगर मुझे बताते हैं तो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। तो अगर तुम्हें अच्छी लगे तो कमेंट करना। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो यार देखो, सबसे पहले अपन का आ जाता है यहाँ से फॉर टेंजेंट अपन को करना पड़ता है डिफरेंशिएट एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स कॉमा वाई। मतलब सबको पता है कि अगर मुझे टेंजेंट निकालनी है कोई कर्व के ऊपर एट अ पॉइंट तो क्या दिया रहेगा, कोई कर्व दिया रहेगा, उसको तुम डिफरेंशिएट कर देना, उस कर्व को डिफरेंशिएट कर देना। जैसे अपन को दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो अपन के पास डिफरेंशिएट का कुछ आ जाएगा। और उससे बड़ी बात, जो पॉइंट दिया रहेगा उसको उसमें पुट कर दो, यहां से उस कर्व में पुट कर दो, तो उस पॉइंट के अबाउट टेंजेंट आ जाएगी। तो बस टेंजेंट की स्लोप ही तो चाहिए, वो टेंजेंट नहीं आएगी, वो बेसिकली टेंजेंट की स्लोप आएगी। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? तो अपन ने टेंजेंट वही लिख दिया कि एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स कॉमा वाई उसमें पुट कर दो। सिमिलरली फॉर नॉर्मल यहां पे मेरे पास आ जाता है -1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एक्स कॉमा वाई। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर टेंजेंट की स्लोप है m तो नॉर्मल की स्लोप क्या होने वाली है, -1/m। क्यों? मैंने सीख रखा है कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं तो उनका प्रोडक्ट होता है -1। तो टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट अगर ऐसी है तो नॉर्मल ऐसे होने वाली है, दोनों का प्रोडक्ट आने वाला है -1। तो अगर मैं टेंजेंट के लिए मैं फाइंड कर रहा हूं dy/dx, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं मुझे नॉर्मल के लिए फाइंड करना पड़ेगा -1 अपॉन dy/dx। मैंने ये लिख रखा है -1 अपॉन dy/dx या फिर -1/m। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है? आगे देखते हैं। लाइन अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो मेरे पास यहां से m हो जाता है +-1। इसके ऊपर काफी बार तुम लोग ने स्ट्रेट लाइंस में भी पढ़ा होगा क्वेश्चन कि इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड देन फाइंड दिस 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 और ये सब। तो लोगों को लगता है एक मिनट, इक्वली इंक्लाइंड वो दोनों हो सकती है। देखो, इक्वली इंक्लाइंड में ऐसा भी हो सकता है कि वो ऐसा केस हो तो इसकी स्लोप आ जाती है -1। क्यों? क्योंकि यार यहाँ से ये 45 डिग्री और यहाँ से 45 डिग्री दोनों पे ही है। सिमिलरली एक और केस ऐसा आ सकता है कि वो लाइन है ऐसे, यहाँ से मेरे पास यहाँ से 45 डिग्री और ये मेरे पास यहाँ से 45 डिग्री, इक्वली इंक्लाइंड तो है एक्स एक्सेस पे भी वाई एक्सेस पे भी। तो इसमें आ जाएगा मेरे पास यहाँ से m+1। तो अपन को याद रखना है m+-1 होता है। अगली बात आ जाती है लाइन विथ इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट। इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट, जनरली इंटरसेप्ट अपन का सेम ही होता है ना। ये हो जाता है मेरे पास यहाँ से m-1। इसको तुम ऐसे समझो, ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। देखो, सबसे पहले अगर मैं लाइन फॉर एग्जांपल एक ऐसे बनाऊं लाइन, है ना, तो इसमें ऐसे मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, और वाई इंटरसेप्ट है पॉजिटिव। इसकी स्लोप कितनी होगी? -1। बात समझ में आ रही है? बट इसको अगर मैं ऐसा मानूं, फॉर एग्जांपल इसको अपन इरेज कर लेते हैं, और अगर मैं इसको ऐसे मानूं कि दादा मैं तो ऐसे नहीं, मैं तो ऐसे बनाऊंगा, बट यार तब भी तो इंटरसेप्ट इक्वल है। नहीं नहीं, इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है। जो एक्स इंटरसेप्ट है वो है पॉजिटिव, बट जो वाई इंटरसेप्ट है वो तो है नेगेटिव ना। बट मैंने क्या बोला है, इक्वल इंटरसेप्ट। अब तुम यहां से अपन इसमें लेंथ नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं कि अच्छा एक्स की लेंथ और वाई की लेंथ, मैं बोल रहा हूं इक्वल। इक्वल मतलब अपन का मैग्नीट्यूड में भी सेम, है ना। ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नहीं, अपन का साइन के साथ सेम होना चाहिए। तो यहां से यही वाली बात अपन की आ जाती है। अगला आ जाता है, ठीक है, अगला अपन का आ जाता है इनिशियल ऑर्डिनेट क्या होता है। जनरली इसके ऊपर मेंस में सवाल आ चुके हैं तो अपन यहां से देखते हैं। उसमें ऐसे ये बोल रखा है, तुम इसको ऐसे समझ लो कि यार यहाँ से कोई ऐसा कर्व निकल रहा है, कोई ऐसा कर्व निकल रहा है, और यहाँ पे एक पॉइंट है अपन के पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना। इसको अपन जूम करके देख लेते हैं। कोई अपन के पास पॉइंट है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और उसने बोल रखा है ये कर्व है, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट मारूंगा तो तुम इसकी इनिशियल ऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, तो अब बच्चों को लगता है कि एक मिनट, इनिशियल ऑर्डिनेट क्या होता है? इनिशियल ऑर्डिनेट कुछ नहीं होता है, ये जो कर्व दिया हुआ है इसको तुम यहाँ पे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करोगे, उसको पॉइंट को पुट करोगे तो तुम्हारे पास टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। मतलब तुम्हारे पास टेंजेंट की स्लोप है, मतलब तुम्हारे पास m है। अगर तुम्हारे पास m है, तुम्हारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो तुम क्या स्ट्रेट लाइन फाइंड नहीं कर सकते हो? मतलब तुम टेंजेंट की इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यार मैंने तो ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, y माइनस वाई डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू m। तुमने अभी हाल m निकाला है, तुम्हारे पास y डैश और x डैश है, क्या तुम y और x में एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो। अगर तुमने फाइंड कर ली तो क्या तुम इसका y इंटरसेप्ट जो यहां से इतना वाला पार्ट है कैलकुलेट कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकता हूं। अगर मैंने y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर लिया तो वो y इंटरसेप्ट ही तो इनिशियल ऑर्डिनेट है, मतलब वो जो लेंथ होती है ना वही इनिशियल ऑर्डिनेट होती है। बहुत ही नॉर्मल सा था कंसेप्ट, बट अपन को याद नहीं देता है। आगे आ जाता है अपन के पास यहां से, बिफोर डिफरेंशिएटिंग ऑलवेज चेक दैट द पॉइंट इज ऑन द कर्व और नॉट।
कई बार ऐसा होता है, मतलब वो खेल जाता है जेई वाला, क्या करता है, कर्व दे दिया, पॉइंट दे दिया, फिर वो बोलते हैं कुछ टेंजेंट जैसा फाइंड करो। अपन धड़ल्ले से डिफरेंशिएट करा, पॉइंट को पुट करा, स्लोप आ गई, मजे कर लिए। बट ये तो चेक कर लो कि वो जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर है या नहीं। मतलब वो सामने से कभी नहीं बोलेंगे कि भैया ये वाला पॉइंट कर्व के ऊपर है, अपन को वो चेक करना पड़ेगा कि अच्छा ये वाला अगर है तो एक बार चेक कर लो। 99% केसेस में मैं मानता हूं वो वाला जो पॉइंट दिया होगा वो सेटिस्फाई कर रहा होगा कर्व को। बट उस 1% केस के लिए भी अपन को बचना है कि जब वो वाला पॉइंट ऐसा भी हो सकता है वो कर्व के बाहर हो, कर्व के अंदर हो, कर्व के ऊपर हो ही ना, तो अपन को ये वाली बात भी याद रखनी है। तो एक बार चेक कर लेना उस पॉइंट को पुट करके कर्व के ऊपर कि वो सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन या फिर नहीं। आगे अपन देखते हैं, व्हेन द फंक्शंस आर कॉम्प्लेक्स अज्यूम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एंड देन डिफरेंशिएट। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। अब इसको डिफरेंशिएट करो। मैं नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो मेरी इसमें मौत हो सकती है। क्यों? क्योंकि रूट में फंक्शन है और ये तो बहुत ही आसान फंक्शन है टू बी ऑनेस्ट, इससे और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इससे अच्छा पैरामेट्रिक में, पैरामेट्रिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक में इसको डाल दो और डिफरेंशिएट करो। जैसे मैंने यहां से सोचा x इज इक्वल टू ए कॉस की पावर 4 थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन की पावर 4 थीटा। क्यों? कॉस की पावर 4 थीटा का रूट बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, उधर से आ जाएगा मेरे पास यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1, और इधर मेरे पास बचेगा रूट ए, तो रूट ए मेरे पास आ जाएगा यहाँ से रूट ए के बराबर, है ना। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से dy बाई डी थीटा फाइंड कर सकता हूँ, सिमिलरली मैं dx बाई डी थीटा फाइंड कर सकता हूँ, और अगर मैं इसको फाइंड करके डिवाइड कर दूं तो यहाँ से ये और ये कटेगा, तो क्या मेरे पास यहाँ से dy बाई dx नहीं आ जाएगा? यही तो अपन ने डिफरेंशिएशन में भी सीखा ना, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, अपन ने ये सारी चीजें सीखी हैं। तो बस भैया ये वाली बात भी आ जाती है। अगला अपन का आ जाता है, द रेंज ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 से लेकर रूट 2। तो मैं लग रहा होगा कि एक मिनट, ये तो फंक्शन का क्वेश्चन नहीं हो गया, रेंज निकालनी है, मैं मानता हूं। बट ये वाला क्वेश्चन जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये हम लोग को कराया था इस चैप्टर के अंदर, तो ये वाला मैंने रिजल्ट याद रख लिया क्योंकि ये मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड बुक्स में दिया हुआ है कि द रेंज ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स इज। तो उसको मैं डिराइव करूं इससे अच्छा मैं एक बार इसको याद ही रख लेता हूं, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड है और जेईई मेंस में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट। अगला आ जाता है, फॉर angle of intersection of two curves, differentiate both curve at that point to get m1 and m2 and then apply tan theta is equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। देखो इसको मैं अच्छे आसान तरीके से समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे अपन को ने बोला कि, जैसे मैं चलो ऐसे समझाता हूँ, उसने अपन को बोला कि यार यहाँ से एक ये कर्व है ना, सिमिलरली अपन को बोला यहाँ से एक ये कर्व है। उन्होंने बोला कि ये जो एंगल बीच में बन रहा है ये वाला एंगल, तुम इस एंगल थीटा को फाइंड करो। तो बच्चे सोचते हैं एक मिनट, कर्व के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, और अपन को यहाँ से ये वाला कुछ पॉइंट दे देंगे, यहाँ से मेरे पास यहाँ से x नॉट कॉमा वाई नॉट। तो तुम इसको ऐसे समझो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ, ये वाला जो कर्व दिया हुआ है इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं और मैं ये वाला पॉइंट पुट कर दूं, तो वो बेसिकली स्लोप आ जाएगी उस टेंजेंट की जो मैं इस पॉइंट पे मारूंगा। तो मतलब वो वाला टेंजेंट हो जाएगा कुछ ऐसा, है ना, वो कुछ टेंजेंट हो जाएगा ऐसा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले कर्व को डिफरेंशिएट करके ये वाला पॉइंट पुट करूंगा, तो क्या इस कर्व पे मेरे पास यहाँ से एक टेंजेंट नहीं आ जाएगी? और अगर ये आ गई तो इसको मैं मान लेता हूँ इस वाले टेंजेंट की स्लोप है m1 और सिमिलरली इस वाले की स्लोप है m2। बस दो लाइंस के बीच का एंगल तो मैंने स्ट्रेट लाइन की शायद बहुत ही जल्दी वाली क्लासेस में समझ लिया था कि क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। काम खत्म। मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का बेसिकली कंसेप्ट लग गया और बच्चे सोचते हैं कि एक मिनट ये यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। कुछ डिफरेंशिएट करना है, स्लोप्स फाइंड करो दोनों टेंजेंट्स की और दोनों के बीच का एंगल निकालो, काम खत्म। और इसमें कुछ होता ही नहीं है। अगला मेरे पास एक आ जाता है यहाँ से वर्टिकल टेंजेंट। यार ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट है, मीन्स के ऊपर इसमें एक सवाल आ चुका है। इसके ऊपर सबसे पहले अपन ये समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन वो ऐसा बोल देंगे, एक कर्व दे देंगे और वो बोल देंगे ये कर्व दिया हुआ है, तुम ये बताओ इस पॉइंट के अबाउट वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं। और वो पूछ सकते हैं कि हाँ एग्जिस्ट करती है, वो बोल देगा एग्जिस्ट नहीं करती है, फिर वो बोल देगा नन ऑफ दीज, और फिर वो बोल देगा कि अपन प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, अपन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले लोगों को दिक्कत ये आ जाएगी भैया वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या होता है। वर्टिकल टेंजेंट मैंने लिख रखा है, एट दैट पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट अकर्स व्हेन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट बाय h टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ पॉइंट बट नॉट बोथ। आसान भाषा में ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो पॉइंट दिया हुआ है उसकी तुम राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लो और उसकी तुम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लो, और तुम ये देखो क्या वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तो नहीं आ रही है। मतलब अगर ऐसा वाला केस है कि एक तरफ कुछ नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक तरफ उसकी राइट हैंड लिमिट आ रही है 2 और दूसरी तरफ इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये वाली बात चलेगी। बट ये नहीं चलेगा कि दोनों तरफ से इन्फिनिटी आ जाए या दोनों तरफ से माइनस इन्फिनिटी आ जाए या फिर एक तरफ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ऐसा ना। मैंने इसलिए रखा है बट नॉट बोथ।
मतलब इन्फिनिटी वाले दोनों तरफ नहीं आने चाहिए, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। अगर एक तरफ इन्फिनिटी आ रहा है तो दूसरी तरफ एक कुछ नंबर आना चाहिए मेरे पास, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो, बस एक नंबर आना चाहिए। तो ये वाली बात होती है, वर्टिकल टेंजेंट जब भी आ जाए उस पॉइंट के अबाउट तुम राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करो, उस पॉइंट के अबाउट तुम लेफ्ट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करो, और ये वाली तुम चीज एनालाइज करके टिक मार्क कर सकते हो। इसके ऊपर मीन्स में सवाल आ चुका है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रख लेना। अगला आता है फॉर रेट मेजरमेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर द गिवन वेरिएबल्स। ये वाला जो टॉपिक होता है रेट मेजरमेंट, ये अपन का केवल और केवल जेई मेंस में है, जेई एडवांस में नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन पूछता है। टू बी ऑनेस्ट, करना क्या होता है, कुछ नहीं, जो गिवन वेरिएबल्स हैं उसको अपन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। सवाल कैसे बन सकता है, सवाल ऐसे बन सकते हैं, वो बोल देंगे कि कोन ऑफ अ वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ अ कोन है ना, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो वो ये बोल देंगे कि भैया वॉल्यूम का रेट, मतलब वॉल्यूम इस रेट से बढ़ रहा है। जैसे वो बोल देंगे कि वॉल्यूम अपन के पास 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से बढ़ रहा है। सिमिलरली वो ये बोल देंगे कि तुम ये बताओ कि जब इसकी रेडियस होगी 50 सेंटीमीटर, जब रेडियस होगी कोन की 50, मतलब अपन का कोन बढ़ रहा है, जब इसकी रेडियस होगी 50 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस का बढ़ने का रेट क्या होगा, इसका रेडियस का बढ़ने का रेट क्या होगा। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही है ना। इसको मैं चलो एक सर्कल, चलो मैं सर्कल के एग्जांपल से समझाता हूँ, आसान एग्जांपल से। जैसे अपन को पता है कि एरिया कितना होता है, एरिया होता है यहाँ से 2πr² है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ dA/dt तो मेरे पास बन जाएगा यहाँ से, मेरे पास यहाँ से, सॉरी 2πr², अरे मैं कर क्या रहा हूँ, 2πr² नहीं πr² ऑफ कोर्स, सॉरी, है ना। तो ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ से 2πr dr/dt। तो क्या वो यहाँ से ये बोल रहा है कि भैया एरिया मेरे पास इस रेट से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो वो ये बोल देंगे जब उसकी रेडियस होगी कुछ 5 सेकंड, तो तुम ये बताओ कि रेडियस का रेट बढ़ने का या फिर घटने का क्या है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। बस यही वाली बात है कि अपन को इसको केवल और केवल टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रहता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है। अगले रिजल्ट के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही डायरेक्ट है और इसके ऊपर मेंस में सवाल आ चुके हैं, और मैं गारंटी करता हूँ इस पर आधे से ज्यादा लोग तो फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें फॉर्मूला ही नहीं पता होता, और ये केवल फॉर्मूला का खेल है, और इसके ऊपर मेंस में सवाल आ चुका है। क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम कोई कर्व मान लो, ये कोई पॉइंट मान लो, अपन के ऊपर सबसे पहले अपन कुछ जनरल चीजें समझते हैं। अगर मैं इस पर ऐसा टेंजेंट मारूंगा, एक टेंजेंट मारूंगा, तो इस टेंजेंट को पीटी, इसको अपन बोलेंगे पीटी, इसको अपन बोलेंगे पीटी, ठीक है भैया। अगर मैं इस पे इससे परपेंडिकुलर मारूंगा टू एक्स एक्सिस, तो ये मेरे पास बन जाएगा पीएम। अगर ये मेरे पास यहाँ से नॉर्मल आने वाली है, ये मेरे पास बनेगा पीजी, और ये मेरे पास बनेगा टीएम। तो सुनो, पीटी होने वाला है मेरे पास टेंजेंट, अगर मैं इस पीटी का एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट लेने बन जाऊंगा तो वो बन जाएगा टीएम, और ये टीएम है मेरे पास यहाँ से सब टेंजेंट, ये जो मैंने लिख रखा है टीएम सब टेंजेंट। पीजी अगर है, ये मेरे पास है, मेरे पास बेसिकली नॉर्मल, अगर मैं इसका कंपोनेंट ले लूंगा ऑन एक्स एक्सिस तो ये मेरे पास बन जाएगी बेसिकली सब नॉर्मल, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखी है। क्या ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है। अब वो ये बोल सकते हैं कि भैया तुम टेंजेंट की लेंथ फाइंड करो, तुम सब टेंजेंट, तुम सब नॉर्मल, या तुम नॉर्मल की लेंथ फाइंड करो, है ना। तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ वाई 1 + dx/dy का होल स्क्वायर का मॉड, पूरा अपन का मॉड आ जाता है, ठीक है। dx/dy कैसे निकालेंगे, वही कर्व दे के रखेंगे, मैंने बोला ना ऐसे कर्व दे के रखेंगे, पॉइंट दे के रखेंगे, कर्व को पुट करना, मतलब सॉरी डिफरेंशिएट करना और पुट कर देना, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। y दिया ही हुआ तो मैं x, y पुट करके ये आ जाएगा सब टेंजेंट मॉड ऑफ y dx/dy। नॉर्मल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से मॉड ऑफ y √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और सब नॉर्मल मेरे पास यहाँ से जो है वो मेरे पास बन जाएगा y dy/dx, ठीक है। इसलिए मैंने तुम लोग को बेसिकली पहले बता दिया कि अच्छा यहाँ से सब टेंजेंट क्या होती है, सब नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, क्योंकि अपन को बेसिकली एक विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए कि ये बेसिकली चीज़ें हैं क्या, ठीक है। ये फॉर्मूले, मतलब क्या बोलो, मैं इसमें इतना बड़ा स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मेंस के ऊपर डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो यार आई गेस अपन की इतनी सारी चीज़ें ही थी इंपॉर्टेंट। ऐसा अपन देखेंगे तो यार इसके ऊपर ही रिवॉल्व करता है चैप्टर, चाहे तुम कोई भी क्वेश्चन करोगे इसी कंसेप्ट के ऊपर अपन के बेसिस आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि इसमें क्वेश्चन नहीं करा है, क्वेश्चन यार वो तो फिर चैप्टर पढ़ने के लिए हो जाएगा ना, तो अपन शॉर्ट नोट्स का क्या मतलब हो जाएगा, ठीक है। इसको एक बार तुम लोग अच्छे से देख लेना, जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो ना, एक बार इसको पहले रीड कर लेना और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं गारंटी करता हूँ तुमसे बन जाएंगे, ठीक है। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस डालने वाला हूँ, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो मैथ्स की हो, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय।